नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। 21 से 23 नवंबर के बीच चौथी बार दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 समिट में रखेंगे भारत का नजरिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला नेतृत्व, विकास और SDGs के क्रियान्वयन पर होगा चर्चा का केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बिहार में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत 26 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल। दिल्ली विस्फोट मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 4 और आरोपी गिरफ्तार। चारों को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा गया। आरोपियों में 3 जम्मू कश्मीर के और 1 उत्तर प्रदेश का निवासी। लुधियाना में टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश। आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे 2 व्यक्तियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 1 गंभीर जख्मी, 2 चाइनीज हैंड ग्रेनेड, 5 पिस्टल और 50 कारतूस बरामद। गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हुआ शानदार आगाज। भारत समेत दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का होगा प्रदर्शन। अभिनेता रजनीकांत को मिलेगा विशेष सम्मान। विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय खिलाड़ियों ने रचा इतिहास। निखत जरीन, जैस्मीन लांबोरिया, मीनाक्षी हुडा, प्रीति पवार, अरुंधति चौधरी और नुपुर श्योराण सहित 9 मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक किए अपने नाम। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहां आज पुनः इतिहास रचा गया, जब बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार और 26 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने नवगठित सरकार को शुभकामनाएं दी हैं। बिहार में 10वीं बार नीतीश सरकार। गांधी मैदान में हुआ शपथ ग्रहण। 26 मंत्रियों ने भी ली शपथ। बिहार में बड़े जनादेश के साथ फिर नई एनडीए सरकार का गठन हो गया है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड बनाते हुए 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर पीएम के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में 26 मंत्रियों को भी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में एक बार फिर भाजपा नेता सम्राट चौधरी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। साथ ही विधायक विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी शपथ ली। वहीं भाजपा से दिलीप जायसवाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा अशोक चौधरी, श्रवण कुमार और मंगल पांडे ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। आज का बहुत ही शपथ ग्रहण जो है ऐतिहासिक पल था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने, लाखों मतदाता इसके साक्षी बने और बिहार सरकार में जितने भी मंत्री ने शपथ लिया है, ये हमारी चुनौती है कि हम विकसित बिहार के सपना को पूरा करें। बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर भाजपा विधायक दल के उपनेता विजय सिन्हा ने कहा, बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार को अपना जनादेश दिया है। डबल इंजन की सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता ने जनादेश दिया। इस क्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रामकृपाल यादव और नितिन नवीन को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई। वहीं सुनील कुमार, संतोष कुमार, सुमन मांझी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा लेसी सिंह और मदन साहनी को भी नई एनडीए की कैबिनेट में जगह मिली है। वहीं मोहम्मद जमा खान, संजय टाइगर और रमा निषाद के साथ ही सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद और अरुण शंकर ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से भरोसा जताया है
और मंत्रिमंडल में जगह दिए हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने फिर से विश्वास जताया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिन्होंने मुझ पर फिर से विश्वास किया है, बिहार के विकास में जो भी होगा पूरे परिश्रम के साथ हम लोग बिहार के विकास के सेवा भाव से लगेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लखेंद्र कुमार रोशन और श्रेयसी सिंह को शपथ दिलाई। वहीं दीपक प्रकाश, प्रमोद कुमार, संजय कुमार पासवान और संजय सिंह ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए सरकार गठन पर बधाई देते हुए लिखा, बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक अद्भुत टीम है जिसमें समर्पित नेता हैं जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज पटना के गांधी मैदान में बिहार के कोने कोने से लाखों की संख्या में आकर एनडीए सरकार को प्रदेशवासियों का आशीर्वाद देना बताता है कि ये बिहार के जन जन की सरकार है। सभी बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को प्रचंड जीत हासिल हुई है। अब बिहार में 18वीं विधानसभा का गठन होगा। 26 नए मंत्रियों में 1 मुस्लिम और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले विधायकों को भी एनडीए कैबिनेट में जगह दी गई है। मधुरेश नारायण और शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को 3 दिन की यात्रा पर दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। पीएम इस दौरान भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, IBSA की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। भारत की अध्यक्षता में ही अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रहेंगे। शुक्रवार से रविवार के बीच यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के दृष्टिकोण को वैश्विक समुदाय के सामने रखेंगे। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be visiting Johannesburg, South Africa from 21st to 23rd of November to attend the G20 Leaders Summit at the invitation of President of South Africa. This will be Prime Minister's 4th official visit to South Africa, following his bilateral visit in 2016 and later for the 2 BRICS summits in 2018 and 2023. This is the first G20 summit that will be happening on African soil, and in that context will bring the spotlight on the development issues of Africa as also of the global south. G20 ग्लोबल साउथ के लिए बेहद महत्वपूर्ण मंच है। इस दौरान प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका नेताओं की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही वे विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल हो सकते हैं। On the margins of G20 summit, PM will be participating in the IPSA India, Brazil, South Africa leaders meeting, as well as holding bilateral meeting with several leaders who will be present in Johannesburg. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने के प्रयासों का नेतृत्व किया था, जिसे वैश्विक जगत ने सराहा है। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसे भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान एक मील के पत्थर के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। एक तरफ बीजेपी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बड़ा दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR के विरोध में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी के आरोपों का जोरदार जवाब दिया। ये खास रिपोर्ट देखिए। देश के 12 राज्यों में SIR प्रक्रिया जारी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की भाजपा यूनिट ने अब अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। बंगाल भाजपा ने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि मोहम्मद मुल्ला नाम का एक बांग्लादेशी व्यक्ति है, जिसने एक स्थानीय महिला से शादी करके अपने ससुर को अपना पिता बना लिया, जिसके बाद वो पश्चिम बंगाल में मतदाता बन गया। मोहम्मद मुल्ला नाम का ये व्यक्ति बंगाल के सेरामपुर में रह रहा है। भाजपा का ये दावा बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों की मौजूदगी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं SIR के डर से पश्चिम बंगाल से अवैध घुसपैठियों के भागने की तस्वीरें लगातार वायरल हैं। बांग्लादेशी भारत में क्यों रहना चाहिए?
तभी एसआईआर का कारण अगर जा रहा है बांग्लादेश तो हमें स्वागत करना चाहिए। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की है। उन्होंने इसे खतरनाक, बिना योजना वाला और अमानवीय करार देते हुए कहा कि 3 साल का काम 3 महीने में थोपने से पूरा प्रशासनिक ढांचा दबाव में है। बीएलओ पर अत्यधिक बोझ, ट्रेनिंग की कमी, सर्वर की दिक्कतें और अव्यवहारिक टाइमलाइन से स्थिति और बिगड़ रही है। ममता ने आरोप लगाया कि जलपाईगुड़ी में एक आंगनबाड़ी वर्कर ने इसी दबाव में आत्महत्या कर ली, जबकि कई और मौतों की खबरें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि धान कटाई और आलू बुआई के पीक सीजन में लाखों किसानों से फॉर्म भरवाना अव्यवहारिक है, जबकि बीएलओ को कारण बताओ नोटिस व धमकियां मिल रही हैं। ममता बनर्जी के इन आरोपों पर भाजपा लगातार हमलावर है। बंगाल से बांग्लादेश जो जाएगा उसको छोड़ दो, उधर से आने के लिए मना है। यही मौका है, 10-20 लाख पॉपुलेशन बंगाल की कम हो जाए। बंगाल में अभी से टीएमसी को डर लग रहा है, एसआईआर के नाम से डर रहे हैं। बड़ी तादाद में बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। उनको पता है कि जो बांग्लादेशी हैं उनकी अब खैर नहीं। जनता इस बात को समझ चुकी है कि एसआईआर एक सही एक्सरसाइज है और घुसपैठियों को रोकने का एक वाहिद तरीका है। अब सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी एसआईआर से इतना परेशान क्यों हैं? दरअसल हाल ही में एसआईआर के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ममता बनर्जी को ये डर सता रहा होगा कि कहीं बंगाल में भी बिहार जैसा हाल न हो जाए। सौरभ दत्त के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगामी 25 नवंबर को अयोध्या के श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियां लंबे समय से चल रही हैं। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। अयोध्या आज फिर से उल्लास में डूबी है, नए रंग और रूप में सज धज रही है। भव्य नव्य राम मंदिर निर्माण के बाद धर्म ध्वजा, धर्म पताका फहराने के लिए 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और उसके बाद राम मंदिर परिसर में भगवान राम के मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। रामनगरी अयोध्या में 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित श्री राम मंदिर के शिखर पर इसे फहराएंगे। इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियां लंबे समय से चल रही हैं। श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर पर फहराए जाने से पहले यज्ञ मंडप में 5 दिवसीय अनुष्ठान होगा। इस अनुष्ठान के साथ ही धर्म ध्वजा को राम लला के सामने रखकर पूजन किया जाएगा। साथ ही यज्ञ मंडप के पूजन की केंद्रीकृत व्यवस्था होगी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी का कहना है कि यह दुनिया की किसी भी मंदिर में सबसे ऊंची धर्म ध्वजा होगी। राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर जो ध्वज दंड लगा है, उस ध्वज दंड पर ध्वज चढ़ाया जाएगा। समाज का मध्यम वर्ग इस आयोजन में भागीदारी कर रहा है। 7 रंग की पताकाएं हैं, वो 7 रंग की पताकाएं फहराई जाती हैं और मंदिर पर जो है वह 1 रंग की पताका फहराई जाती है। इसके ध्वज दंड होते हैं और इसके अनेक प्रकार के वैज्ञानिक महत्व हैं। बड़ी खुशी की बात है कि मंदिर बनने के बाद में झंडारोहण जो है होने जा रहा है और देश दुनिया की निगाहें अयोध्या पे लगी हुई थी। आज भगवान राम का मंदिर बन चुका है और सारे लोग, पूरे देश के लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेता इस समारोह में शामिल होंगे। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के साथ तैयारियां जोरों पर हैं। अधिकारियों के अनुसार 50 से 60 चार्टर्ड विमान अयोध्या पहुंचेंगे। इसको लेकर एयरपोर्ट से लेकर शहर तक सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त 100 सीआईएसएफ जवानों को भी तैनात किया जाएगा। वहीं एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर के दायरे में स्थित होटलों, होम स्टे और निजी घरों की गहन जांच की जा रही है। जो भी हमारी एसओपीज हैं, चाहे वो वीवीआईपी सिक्योरिटी की हो और चाहे श्रद्धालुओं के दर्शन की और अयोध्या जी की सुरक्षा की, सभी को हम लोग पूरी तरीके से क्रियान्वित करा रहे हैं और लगातार भ्रमणशील लेकर के सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो हमारे बॉटलनेक्स हैं या जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं उनको और सुदृढ़ कर लिया जाए। रामनगरी अयोध्या इस बार ऐसे दिव्य और ऐतिहासिक आयोजन की गवाह बनने जा रही है, जिसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार भव्य राम सीता विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है।
पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्पेशल लाउंज और अन्य प्रमुख हस्तियों के लिए 6 वीआईपी लाउंज बनाए जा रहे हैं। मंदिर परिसर, घाट, सड़कों और प्रवेश द्वारों पर जगमगाती रोशनी इस पावन शहर की रौनक बढ़ा रही है। देश विदेश से आने वाले अतिथियों के स्वागत में ट्रस्ट और जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह खुशी की बात है कि उनका एक कलुषित इतिहास जो था वह मिटा है और एक नया इतिहास नव्य भव्य राम मंदिर और उसकी धर्म ध्वजा को लेकर के सामने आया है। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, अयोध्या। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 16वां विदेश मंत्री स्तरीय फ्रेमवर्क डायलॉग गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री सीनेटर पेनी वोंग ने की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, रणनीतिक साझेदारी, क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार, निवेश, शिक्षा और रक्षा सहयोग जैसे प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियमित मुलाकातों से संवाद की निरंतरता बनी रहती है। उन्होंने कहा कि इस निरंतर बातचीत ने दोनों देशों के बीच एक अभूतपूर्व सहजता और विश्वास का स्तर स्थापित किया है। दोनों देशों ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित बनाने और पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। I put a lot of value on our frequent engagements and I do believe that they actually offer us a certain continuity of discussions and communication and understanding. I truly believe today we have a comfort level that has never been as strong as it is right now. Foreign Ministers Framework Dialogue has been one of the key pillars of the comprehensive strategic partnership. And it surely reflects the trust, the democratic values and our common vision for a free, open and secure Indo-Pacific. गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज गुरुवार से प्रारंभ हो गया। महोत्सव का शुभारंभ एक शानदार परेड के साथ हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा और गोवा एनएफडीसी की झांकियां प्रस्तुत की गई। पहले ही दिन सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने वेब्स फिल्म बाजार का भी औपचारिक उद्घाटन किया, जिसमें इस बार 124 नए क्रिएटर जुड़ रहे हैं। इस बार इफ्फी में 81 देशों की करीब 240 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। देश की संस्कृति के अलग अलग रंग, मधुर संगीत और नृत्य से गूंजता आसमां। जी हाँ, ये नजारा है गोवा का, जहां 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हो गई है। महोत्सव का शुभारंभ एक शानदार परेड के साथ हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा और गोवा की झांकियां देखने को मिली। साथ ही फिल्म स्टूडियो का डिस्प्ले और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा 50 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित झांकियां भी प्रस्तुत की गई। समारोह में देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक परेड में देश की विविधतापूर्ण संस्कृति के रंग बिखेरे। Taking various steps to give the bridge to the new creators, new young minds, creative minds to the global level, the Waves Bazaar giving a chances to them, and also the creators from various part of the country, they are going a global level reach. India is the forefront of these creativity revolutions, and if he continues to be the bridge between the Indian talent and global possibilities. We have the largest collection of films coming in from close to 80 countries. We have films which are being premiered for the first time internationally. There are global premieres, there are national premieres, there are films which have made way into the competition section. We had the largest number of entries, close to 3,000 entries, and from which there are few films which are part of the competition section. We also have the AI film hackathon, and on the other side of the road we have the largest film bazaar called as the Waves Film Bazaar.
इससे पहले सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने वेव्स फिल्म बाजार का औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया की नेशनल असेंबली की मेंबर जे वोन किम ने वंदे मातरम गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि वेव्स फिल्म बाजार क्रिएटर्स के बीच ब्रिज का काम करेगा। उन्होंने कहा कि इस बार 124 नए क्रिएटर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। तो वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि फिल्म बाजार अब तक अपना सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। 300 से ज्यादा फिल्म प्रोजेक्ट इस बार शामिल होंगे। In this Waves Bazaar will bridge between the creators to the world, the producers and the creators, the young dynamic creators. The Waves Film Bazaar co-production market this year is going to feature 27 projects, including 22 feature films and 5 documentary projects. These projects represent diverse geographies, languages and genres, but they all share the ambition of reaching the global audience. 20 से 28 नवंबर तक 9 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में फिल्म स्क्रीनिंग, सांस्कृतिक और फिल्म उद्योग से जुड़े कार्यक्रम शामिल होंगे। इस दौरान 81 देशों की करीब 240 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। 1952 से शुरू हुआ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दक्षिण एशिया का सबसे पुराना और भव्य फिल्म महोत्सव है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और सूचना प्रसारण मंत्रालय तथा एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा मिलकर इस महोत्सव का आयोजन करते आए हैं। ये महोत्सव वैश्विक सिनेमा का प्रमुख केंद्र बन गया है, जहां साहसिक प्रयोगों से क्लासिक फिल्मों का पुनर्निर्माण होता है और महान हस्तियां नए कलाकारों के साथ मंच साझा करती हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, गोवा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर गुरुवार को जनजातीय गौरव दिवस समारोह का भव्य आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी उपस्थिति से इस ऐतिहासिक अवसर को विशेष बना दिया। समारोह के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने जनजातीय समुदायों की विरासत, संघर्ष और योगदान को नए सिरे से रेखांकित किया। अंबिकापुर के जनजातीय गौरव दिवस समारोह में राष्ट्रपति का स्वागत उस भावभूमि में हुआ जहां सदियों की जनजातीय संस्कृति, उनके परिश्रम और परंपराएं आज भी जीवंत हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत के इतिहास में जनजातीय समुदायों का योगदान एक उज्जवल अध्याय है। लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली इस भूमि पर प्राचीन गणराज्यों से लेकर बस्तर के मुरिया दरबार तक भागीदारी और संवाद की परंपरा निरंतर विकसित होती रही है। जनजातीय समुदाय का योगदान भारत के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इसके उदाहरण प्राचीन गणराज्यों के साथ साथ बस्तर की मुरिया दरबार नामक आदिम जनसंसद जैसे अनेक जनजातीय परंपरा में दिखे जा सकती है। जनजातीय समुदाय से मेरा विशेष लगाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं इसी समाज की बेटी हूँ। केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से देश भर में वामपंथी उग्रवाद के शीघ्र उन्मूलन की उम्मीद मजबूत हुई है। राष्ट्रपति ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सहित देश के कई हिस्सों में लोग वामपंथी उग्रवाद का मार्ग छोड़कर विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। साथ ही राष्ट्रपति ने बस्तर ओलंपिक्स में 1,65,000 से अधिक प्रतिभागियों की सहभागिता को समाज में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन का स्पष्ट संकेत बताया। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का रास्ता छोड़कर लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के विराजित और सुसंगठित प्रयासों से निकट भविष्य में ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का उन्मूलन संभव हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलकर बहुत सारा कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड इन तीनों राज्यों में जनजातीय विरासत की जड़ें अत्यंत गहरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भावनगर में भाजपा जिला कार्यालय श्री कमलम का उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह में अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भारत और इजराइल के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ शर्तों यानी टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए। इजराइल के दौरे पर गए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके इजरायली समकक्ष नीर बरकत ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर बातचीत शुरू करने के लिए आज पहला कदम उठाया गया है। हमने आज टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर साइन किए हैं। इजराइल के मिनिस्टर नीर बरकत और मैंने वैसा ही रिश्ता बनाया है जैसा PM नरेंद्र मोदी और PM नेतन्याहू के बीच है। दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा संभावना है। एक दूसरे को पूरा करने की संभावनाएं हैं। दोनों देश एक जैसी चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। उन्होंने दोनों देशों के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते को दोनों ही देशों के लिए अच्छा एग्रीमेंट बताया और कहा कि इससे बहुत सारे नए मौके खुलेंगे। Congratulations to my dear friend, my brother, Minister Neer Barkat, on this very historic occasion. Israel and India have decided to enter into negotiations for a free trade agreement. भारत और इजराइल के बीच FTA के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज TOR पर साइन करने के बाद इजराइल के इकोनॉमी और इंडस्ट्री मिनिस्टर नीर बरकत ने कहा कि इजराइल के इकोनॉमी मंत्री नीर बरकत ने कहा कि भारत एक उभरती वैश्विक ताकत है और इजराइल भारत के साथ मिलकर बड़े वेंचर में भाग लेना चाहता है। उन्होंने बताया कि भारत के स्किल्स और इजराइल की इनोवेशन एक दूसरे को पूरा करते हैं। बरकत ने भारत को केवल बाजार नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए गेटवे के रूप में देखा। India, a priority for Israeli entrepreneurs. We call it sort of a hub to Asia. And so I think that's a classic win-win. Many of the companies I spoke to understand that big potential. And we have to make that ecosystem simple. The governments have to make it simple. That's part of the free trade agreement. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है। इस पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई है, लेकिन इसमें 2 नुकसान कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। पहला जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान, दूसरा अतिवृष्टि के कारण बाढ़ या जल भराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। अब मैं आपको प्रसन्नता के साथ ये सूचना दे रहा हूं कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। अगर जंगली जानवर फसलों का नुकसान करते हैं तो भी नुकसान की भरपाई होगी और जल भराव के कारण भी अगर फसल खराब होती है तो भी नुकसान की भरपाई होगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, लेकिन 2 नुकसान इसमें कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। एक जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान और दूसरे अतिवृष्टि के कारण बाढ़ या जल भराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। अब मैं आपको प्रसन्नता के साथ ये सूचना दे रहा हूं कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर और मदुरई मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने तमिलनाडु CM पर कोयम्बटूर मदुरई मेट्रो प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने कोयम्बटूर और मदुरई के प्रस्तावित मेट्रो प्रोजेक्ट्स को इसलिए मंजूरी नहीं दी क्योंकि 2011 की जनगणना के मुताबिक दोनों शहर 20 लाख की जनसंख्या सीमा को पूरा नहीं करते। वहीं स्टालिन का आरोप था कि विपक्ष शासित राज्यों के टियर 2 शहरों में मेट्रो को मंजूरी नहीं देकर केंद्र सरकार पक्षपात कर रही है। साथ ही मनोहर लाल ने स्टालिन के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि केंद्र ने 3 अक्टूबर 2024 को
चेन्नई मेट्रो फेज 2 के लिए 119 किलोमीटर रूट लंबाई वाले प्रोजेक्ट को 63,246 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, जो अब तक का सबसे बड़ा मेट्रो प्रोजेक्ट है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि कोयंबटूर मेट्रो का प्रस्ताव चेन्नई की तुलना में काफ़ी कम रूट लंबाई वाला है, लेकिन फिर भी उसमें अधिक ट्रैफिक प्रोजेक्शन दिखाया गया है। कोयंबटूर और मदुरई के प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ियों को उजागर करते हुए उन्होंने लिखा कि कोयंबटूर और मदुरई के प्रपोजल में कई अंतर हैं। उन्होंने बताया कि चेन्नई मेट्रो सिस्टम की तुलना में कोयंबटूर में कम रूट लंबाई के लिए चेन्नई की तुलना में ज़्यादा ट्रैफिक प्रोजेक्शन दिए गए हैं। पहली नज़र में ये गलत लगता है। रोड ट्रैफिक और मेट्रो के बीच अनुमानित औसत ट्रिप लंबाई और स्पीड का अंतर मेट्रो सिस्टम में ट्रैफिक के मॉडल शिफ्ट की उम्मीद को सपोर्ट नहीं करता है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि कोयंबटूर और मदुरई में मेट्रो के बजाय बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम BRTS अधिक जायज़ विकल्प है। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार की PME बस सेवा का फायदा नहीं उठाने का फैसला किया, जिसका मकसद अलग अलग शहरों में 10,000 AC वाली ई-बसें देना है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत बसों, डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और मीटर के पीछे की सुविधाओं के लिए सेंट्रल फाइनेंशियल मदद दी जाती है। बार बार मनाने के बावजूद तमिलनाडु सरकार ने अब तक इस स्कीम में हिस्सा नहीं लिया है। इससे पहले बुधवार को M.K. स्टालिन ने आरोप लगाया था कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को कमज़ोर वजहों से मना कर दिया गया। एक एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि बीजेपी की रुकावटों के बावजूद तमिलनाडु कोयंबटूर और मदुरई के लिए मेट्रो पक्का कर लेगा। भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के तेजी से विस्तार को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद में सेंटर ऑफ लॉजिस्टिक्स ट्रेनिंग फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया। ये केंद्र रेडिंगटन फाउंडेशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल LSC द्वारा स्थापित किया गया है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि भारत लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर बढ़ रहा है और इस विकास के लिए तकनीकी रूप से सक्षम युवा वर्क फोर्स की आवश्यकता है। ये केंद्र एक्जिम एसोसिएट, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर और सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव जैसी नौकरियों के लिए प्रशिक्षण देगा, जिसमें AR/VR मॉड्यूल्स, इंडस्ट्री ग्रेड सिमुलेटर और सिमुलेशन लैब्स जैसी सुविधाएं शामिल हैं। चेन्नई में इस मॉडल की सफलता के बाद इसे हैदराबाद में भी लागू किया गया है। रेडिंगटन लिमिटेड के R वेंकटेश ने बताया कि ये सेंटर भारत के लॉजिस्टिक्स वर्कफोर्स में सकारात्मक बदलाव लाएगा और देश को एक ग्लोबली प्रतिस्पर्धी वर्कफोर्स प्रदान करेगा। इस पहल से तेलंगाना के युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर खुलेंगे और भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को और अधिक मजबूत बनाएंगे। The estimation as per the skill gap assessment that close to 95 lakh certified people are required in the logistics sector by 2030. And undoubtedly, if India is to become developed in a certain reasonable time frame, the logistics sector must expand its reach and capacity. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बेलेम में चल रहे COP30 के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव महामहिम एंटोनियो गुटरेस और UNFCCC के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट X में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लिखा कि ये बैठक काफ़ी उपयोगी रही और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस और UNFCCC के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील के साथ मुलाकात करके प्रसन्नता हुई। पंजाब के लुधियाना में पुलिस एनकाउंटर में बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI से जुड़े टेरर मॉड्यूल के 2 संदिग्ध सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मुठभेड़ दिल्ली अमृतसर हाईवे पर लाडोवाल टोल प्लाजा के पास हुई। पुलिस ने घायल संदिग्ध आतंकियों को अस्पताल में भर्ती कराया है। उनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड और 5 पिस्टल और 50 कारतूस बरामद हुए हैं। सूत्रों के अनुसार बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े ये संदिग्ध आतंकी ISI के निर्देशों पर काम कर रहे थे। रिकवरी जिहड़ी हुण तक हुई है, 2 चाइनीज मेड ग्रेनेड जिहड़े हैं वो बरामद हुए हैं। 5 पिस्टल्स मिले हैं सोफिस्टिकेटेड, क्रॉस द बॉर्डर तो आए हैं। ये चाइनीज स्टार पिस्टल है ते 50 तो वध कारतूस जिहड़े हैं, जिंदा कारतूस वो
ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਜੀ। 3 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਅਰੈਸਟਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਓਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਬਾਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ, ਇੱਕ ਅਰਸ਼ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ISI ਪੁਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ है वो ज़्यादातर चाइनीज मेड है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल और दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की भारत बौद्धिकस पुस्तक श्रृंखला का विमोचन किया। कार्यक्रम में देश के कई विश्वविद्यालयों के कुलपति और शिक्षक शामिल हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय के कन्वेंशन हॉल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल और दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के भारत बौद्धिक्स की 21 पुस्तिकाओं की श्रृंखला का विमोचन किया। RSS के सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा, सदियों से ही भारत का ज्ञान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रहा है। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि NEP 2020 भारतीय ज्ञान परंपराओं को पुनर्स्थापित कर रही है। इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा सारे विश्व को ज्ञान देने का जिम्मा अपने ऊपर लिए बैठी है और यह ईश्वरीय दायित्व है। मैं आप सभी से विनम्रता से प्रार्थना करता हूं इस कार्य को द्रुत गति से आगे बढ़ावें। ये कार्य अभी प्रारंभिक रूप से प्रारंभ हुआ है, इनिशियल स्टेज है, बिल्कुल ये समापन नहीं है, ये प्रथम चरण है। लाखों पांडुलिपियां पढ़ने को पड़ी हुई हैं, लाखों पांडुलिपियां हमारे विदेशों में जा चुकी हैं, वो आएंगी क्योंकि विश्व को बहुत कुछ देने को अभी हमारे पास है। विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान ने वर्षों से गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में इसी सोच को जीवंत किया है। ऐसी शिक्षा को जो केवल रोजगार के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए और अंत्योदय के लिए हो। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि आधुनिक शिक्षा के पाठन के साथ प्राचीन ज्ञान का समावेश भी होना जरूरी है। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा कि संगठन युवाओं के शिक्षण के साथ ही उनके चरित्र निर्माण की दिशा में भी प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई और उसका भी आग्रह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का शिक्षा में समावेश हो। विशेष कोर्सेज भी विश्वविद्यालय को बनाने चाहिए। इस पर विद्या भारती अपना काम कर रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी बहुत इस पे काम किया है। भारतीय ज्ञान परंपरा ये हमारे पाठ्यक्रमों में समाहित हो, ये हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था में समाहित हो और तदनुसार हमारे छात्र छात्राएं अपने आप को प्रतिबद्ध करें। दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से बनकर तैयार हुई भारत बौद्धिक्स पुस्तक माला में समाज विज्ञान, कला संकाय से जुड़ी पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। यह पुस्तक शिक्षार्थियों को केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि ज्ञान को देखने की दृष्टि देती है। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान शैक्षणिक संवाद, शोध, प्रशिक्षण और नीतिगत पहल सभी क्षेत्रों में सक्रिय है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजन लोगों को खूब लुभा रहे हैं। यहाँ खानों के स्टॉल्स पर भी भीड़ पहुँच रही है। पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। और क्या खास है यहाँ, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और खरीदारी करने के साथ लोग देश भर के अलग अलग राज्यों के व्यंजनों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। यहाँ पर एक सादा पंजाब है जहाँ पर देश भर के व्यंजन देखने को मिल रहे हैं। क्या खास है इन व्यंजनों की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग राणा जी। पंजाब खाने पीने के लिए और हमारे कल्चर प्रोग्राम्स के लिए बहुत मशहूर है। तो हमने पंजाब की जो ट्रेडिशनल डिशें हैं, अमृतसरी कुलचा है, मक्के की रोटी, साग है, अमृतसरी सोया चाप है, लस्सी है, न्यूट्री कुलचा है। हमारे पास बहुत सी वैरायटी है। अमृतसरी नॉन वेज भी हमारे पास है, वेज काठी कबाब है हमारे पास। हमने एक फ्रेंडशिप फूड हमने रखा है जो सिड्डू है हमारे में। तो हमने तकरीबन कुजीन्स को यहाँ पर इकट्ठा करके एक पंजाब के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट हमने दिया है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। यहाँ पर क्या पसंद किया जा रहा है? सबसे ज़्यादा हमारा ट्रेडिशनल मक्के की रोटी, साग, हमारा अमृतसरी कुलचा, लस्सी बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। सोया चाप को बहुत, क्योंकि हमारे पास प्योर वेज, वो सोया चाप वो नहीं है कि हम आटा मैदा की जो मिक्स हो गया नहीं, हमारे पास प्योर वेज सोया चाप है जो इस बार हम पहली बार उसे लेके आए। और दूसरा, लोगों को बहुत सी चीज़ें ऐसी पसंद आ रही हैं जो हम वैरायटी रखी हुई है। मटर कुलचा है, न्यूट्री कुलचा है, भरवा कुलचे हैं जो लोगों को, बड़े स्टफ कुलचे जो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं।
लोग ज़्यादातर यही खा रहे हैं। वेरियस व्यंजन मिल रहे हैं, कहाँ केरला का है, कहाँ उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, पंजाब का है, तो वैरायटी बहुत है। इस बार क्राउड काफ़ी कम है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। बहुत सारी अच्छी चीज़ें, मक्की की रोटी, सरसों का साग है। राजस्थानी खाना भी मिल रहा है, वो भी हमने खाया था, अभी परसों आए थे 3-4 दिन पहले, वो भी बहुत अच्छा था। सभी चीज़ बहुत अच्छी है। वड़ा पाव है, मतलब बहुत टाइप का, और मैंने छोले भटूरे ट्राई किए, वो भी बहुत टेस्टी थे और फीसेबल भी है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है फूड, तो सब बहुत टेस्टी है। अगर आप भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में घूमने आ रहे हैं तो इन लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाना ना भूलें। कैमरामैन राजकुमार और प्रवीण कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार झारखंड को फोकस राज्य का दर्जा मिला है। इसके पंडाल में समृद्ध आदिवासी विरासत और स्वतंत्रता आंदोलन की झलक देखी जा सकती है। मेले में जादूगर भी अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। असम ने भी मेले में अपना राज्य दिवस समारोह मनाया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस साल झारखंड को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके पंडाल में प्रवेश द्वार पर भगवान बिरसा मुंडा की 3 प्रतिमाएं दर्शकों का स्वागत करती नजर आती हैं, जो राज्य की समृद्ध आदिवासी विरासत और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका का प्रतीक है। इस पंडाल में 32 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें झारखंड की संस्कृति, कला, हस्तशिल्प और कृषि आधारित उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। झारखंड के विभिन्न जिलों से आई महिला कारीगर तसर सिल्क, जूट, लाखचूड़ी, प्राकृतिक उत्पाद और पारंपरिक हस्तशिल्प का प्रदर्शन कर रही हैं। तसर सिल्क के लाइव डेमो में प्रशिक्षित महिलाएं कोकून से धागा निकालने की प्रक्रिया दिखा रही हैं, जो न केवल दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को भी उजागर करता है। इस साल हम लोग फोकस स्टेट के रूप में इस ट्रेड फेयर में शामिल हो रहे हैं और हमारे यहाँ विभिन्न विभागों की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए हैं और कुछ उद्यमियों के द्वारा भी लगाई गई हैं, JSLPS के द्वारा भी लगाए गए हैं, सखी मंडल के लोग भी हैं और प्रतिदिन हजारों लोग आ रहे हैं हमारे। व्यापार मेले में जादूगर अपनी कलाकारी से मेले में आने वाले हर व्यक्ति का मन मोह रहे हैं। 12 साल की उम्र से जादू कर रहे और 25,000 से ज्यादा शो कर चुके मशहूर जादूगर अशोक खरबंदा ने भी भारत मंडपम के एम्फी थिएटर में अपनी जादूगरी के नमूने पेश किए। ये अपने जादू के माध्यम से समाज को एक अच्छा संदेश भी देते हैं। वहीं असम ने भी मेले में अपना राज्य दिवस समारोह मनाया। इसमें कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। केंद्र सरकार के कृषि क्षेत्र में लिए गए अहम फैसलों से देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 8% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में वर्ष 2024-25 के फसल उत्पादन के अंतिम अनुमान जारी करते हुए दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने रिकॉर्ड स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन के लिए देश के किसान भाई बहनों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के खाद्यान्न उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2015-16 में जहां उत्पादन 251.54 मिलियन टन था, वो अब 106 मिलियन टन बढ़कर 357.73 मिलियन टन हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि चावल उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर 1501.84 लाख टन हो गया है। ये पिछले वर्ष के 1378.25 लाख टन चावल उत्पादन से 123.59 लाख टन अधिक है। वहीं गेहूं में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। गेहूं उत्पादन बढ़कर 1179.45 लाख टन हो गया है, जो पिछले वर्ष के 1132.92 लाख टन गेहूं उत्पादन से 46.53 लाख टन अधिक है। मूंग उत्पादन बढ़कर 42.44 लाख टन, सोयाबीन उत्पादन 152.68 लाख टन, मूंगफली उत्पादन 119.42 लाख टन की रिकॉर्ड वृद्धि इसमें देखी गई है। मक्का और श्री अन्न का उत्पादन 434.09 लाख टन और 185.92 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष 376.65 लाख टन और 175.72 लाख टन क्रमशः था। केंद्रीय मंत्री ने दलहन तिलहन के उत्पादन में भी आशाजनक वृद्धि पर प्रसन्नता जताई और बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान कुल तिलहन का उत्पादन रिकॉर्ड
429.89 लाख टन अनुमानित है, जो वर्ष 2023-24 के 396.69 लाख टन उत्पादन से 33.20 लाख टन अधिक है। तिलहन उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है, क्योंकि मूंगफली और सोयाबीन का अनुमानित उत्पादन क्रमशः 119.42 लाख टन और 152.68 लाख टन रहा, जो पिछले वर्ष के क्रमशः 101.80 लाख टन और 130.62 लाख टन की तुलना में क्रमशः 17.62 लाख टन और 22.06 लाख टन अधिक है। रेपसीड और सरसों का उत्पादन 126.67 लाख टन अनुमानित है। केंद्रीय मंत्री ने तूर, उड़द, चना और मूंग की एमएसपी खरीद की गारंटी का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से बड़ी संख्या में किसान भाई बहन लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि और किसान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार निरंतर कारगर प्रयास करती रहेगी। भारतीय रेलवे श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुगम और सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ट्रेन सेवाएं संचालित करेगी। ये घोषणा रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने की। रेलवे ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी की अमर विरासत और धार्मिक स्वतंत्रता व मानव गरिमा के प्रति उनके बलिदान को नमन करते हुए यात्रियों को सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए 22 नवंबर 2025 से पटना साहिब और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 2 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। पटना से 23 नवंबर को सुबह 6:40 पर चलने वाली 22 कोच की ट्रेन 24 नवंबर को आनंदपुर साहिब पहुंचेगी। वहीं 25 नवंबर को वापसी सेवा संचालित होगी। पुरानी दिल्ली से 22 से 25 नवंबर तक रोजाना सुबह 7 बजे एसी स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे ने यात्रियों से इन विशेष सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और फ्रांस के आयुध महानिदेशालय डीजीए के बीच एक तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नई दिल्ली स्थित डीआरडीओ भवन में ये समझौता डीआरडीओ के अध्यक्ष एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव डॉक्टर समीर वी कामत और फ्रांस के राष्ट्रीय आयुध निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गेल डियाज डी तुएस्टा द्वारा किया गया। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य भविष्य की रक्षा चुनौतियों के समाधान हेतु दोनों देशों की विशेषज्ञता और संसाधनों का संयुक्त रूप से उपयोग करना है। समझौते के अंतर्गत उपकरणों, तकनीकी जानकारी और प्रौद्योगिकियों का पारस्परिक हस्तांतरण संभव होगा। दोनों पक्षों ने विश्वास जताया कि ये सहयोग राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की दिशा में इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन की निगरानी के दौरान आईसीजे के एक जहाज ने भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ रही एक बांग्लादेशी फिशिंग बोट को पकड़ा है। इस नाव पर 28 क्रू सदस्य सवार थे, जिनमें से किसी के पास भी भारतीय जल सीमा में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं थी। उनके पास मौजूद मछली पकड़ने के उपकरण और पकड़ी गई मछलियों ने स्पष्ट कर दिया कि वो सक्रिय रूप से अवैध मछली पकड़ने में लगे थे। ये कार्रवाई भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1981 के तहत की गई। आईसीजी ने नौका और सभी 28 सदस्यों को गिरफ्तार कर नमखाना मत्स्य बंदरगाह पहुंचाया, जहां उन्हें समुद्री पुलिस के हवाले कर दिया गया। एक सप्ताह के अंदर बांग्लादेशी नौकाओं की ये चौथी गिरफ्तारी है, जो भारतीय तटरक्षक बल की निरंतर सतर्कता और समुद्री सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है। आईसीजी बंगाल की खाड़ी में 24 घंटे सतह और हवाई निगरानी के जरिए लगातार निगरानी बनाए रखता है, ताकि समुद्री कानूनों को असरदार तरीके से लागू किया जा सके और देश की समुद्री संपत्तियों की सुरक्षा की जा सके। उत्तराखंड में देहरादून जिले के विकासनगर में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को एक भारत आत्मनिर्भर भारत की थीम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान पदयात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, स्थानीय जनता और विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं ने भाग लिया। साथ ही प्रतिभागियों ने एकता, राष्ट्रीय अखंडता और आत्मनिर्भर भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। कार्यक्रम के दौरान विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि रन फॉर यूनिटी के माध्यम से
क्षेत्र में लोगों ने लौह पुरुष सरदार पटेल के योगदान को याद किया और राष्ट्र की एकता अखंडता के संकल्प को दोहराया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय एकता और अखंडता में इस अद्वितीय योगदान के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और उनके जन्म जयंती से लेकर के और ये पूरा महीना भर रन फॉर यूनिटी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए तमाम सारी यात्राएं, उसी क्रम में आज ये यात्रा 8 किलोमीटर की यात्रा हरबरपुर बस अड्डे से शुरू होकर के और आज यहां माड़ी के नाके पर खत्म हो रही है। सरदार पटेल ने पूरे देश के अंदर 262 रियासतों को क्लब करके भारत संघ का निर्माण किया और आज जो अखंड भारत है ये उन्हीं की देन है। आज की युवा पीढ़ी जो उस समय उन्होंने देश के लिए किया उसे विस्मृत न कर दे, उसे याद रखे। इसके लिए आज ये उनके 150वें जन्म दिवस जो 31 अक्टूबर को हुआ, इस माह में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर हर विधानसभा के अंदर पैदल यात्राएं निकाल रही हैं। 150 किलोमीटर की यात्रा एक विधानसभा के अंदर होगी जो छोटे छोटे पड़ाव में होगी। उसका आज विकास तरफ विधानसभा का पहला पड़ाव है जिसमें लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा आज निकाली गई है और 70 की 70 विधानसभाओं में यात्राएं होंगी और सरदार पटेल को देश की युवा पीढ़ी याद रखे, इसके लिए यात्राएं निकाली जा रही है। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में निखत जरीन ने स्वर्णिम सफलता हासिल की है। 2 बार की विश्व चैंपियन निखत जरीन ने फाइनल में चीनी ताइपे की मुक्केबाज चुआन यी गुओ को हराने में सफलता पाई। उन्होंने 51 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2025 की विश्व चैंपियन मुक्केबाज जैस्मीन लांबोरिया ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। जैस्मीन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पेरिस ओलंपिक पदक विजेता बू शी यी को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक हासिल किया। विश्व चैंपियन मुक्केबाज मीनाक्षी हुडा ने विश्व मुक्केबाजी कप में अपने नाम का परचम लहराते हुए 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। मीनाक्षी ने फाइनल मैच में उज्बेकिस्तान की फोजिलोवा फरजोना को 5-0 से शिकस्त दी। मीनाक्षी की ये उपलब्धि इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उन्होंने इससे पहले सितंबर में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की थी। और वहीं प्रीति पवार ने भी गोल्डन पंच लगाने में सफलता हासिल की। प्रीति ने इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में इटली की सिरीन चराबी को 5-0 से हार का स्वाद चखा। अरुंधति चौधरी ने भी फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज करके स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। अरुंधति ने महिलाओं की 70 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज अजीजा जोकिरोवा को हराने में सफलता पाई। वहीं नूपुर श्योराण ने भी स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। उन्होंने उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। महिलाओं के 80 किलोग्राम वर्ग में भारत की पूजा रानी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में पूजा को पोलैंड की अगाता काजमर्स्का के हाथों हार का सामना करना पड़ा। विश्व मुक्केबाजी कप में भारत की निखत जरीन ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। स्वर्ण जीतने के बाद निखत जरीन ने कहा कि ये जीत उनके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाएगी। उन्होंने बताया कि बहुत समय बाद वो अंतर्राष्ट्रीय फाइनल में पहुंची हैं और अब उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर अपनी मेहनत और प्रयासों का फल पाया है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के खेल संबंधों को बेहद मजबूत माना है। उनके मुताबिक ये संबंध सिर्फ पुराने नहीं हैं बल्कि समय के साथ इसमें नई गति देखने को मिली है। गुरुवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत में एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र को और अधिक मजबूती और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में अपना सहयोग देगा।
आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने, भारत और ऑस्ट्रेलिया खेल संगठनों के बीच साझेदारी को मजबूत करने और एक समावेशी खेल नीति विकसित करने के सहयोग के दायरे को आगे बढ़ाने की दिशा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध पहले से ही नई करवट ले चुके हैं। इस कड़ी में भारत के दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने गुरुवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत के पैरा एथलीटों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के खेल संबंधों को बुनियादी स्तर पर बेहद मजबूत माना। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री ने आपसी खेल सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें देश के एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र को और अधिक मजबूती और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की बात की गई। Launching new partnerships to strengthen India's athletic and para-athletic development, including a capacity building program for Indian para-athletic coaches, providing 20 coaches with the opportunity to receive targeted training in Australia, delivered through our Australia Awards program. We're also delivering a para-swimming coaching workshop delivered in India in partnership with your Paralympic Committee, the Para-Swimming Federation of India and Swimming in Australia, and in the high-performance coach development program. खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए एथलीट के प्रदर्शन को बेहतर करना और भविष्य के लिए एक रोड मैप बनाना भी इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पैरा हाई जंपर शरद कुमार के मुताबिक आने वाले समय में इसका असर व्यापक होगा। इंडिया को एक स्पोर्टिंग नेशन बनने के लिए जो ऑलरेडी हम उस सही रास्ते पे हैं, हमें एक दूसरे से गाइडेंस लेना पड़ेगा और हमारे स्पोर्ट्स ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी सेम है, जैसे क्रिकेट है। तो आई थिंक इन दोनों के पार्टनरशिप से, उनके एक्सपीरियंस से हम लोग एक अच्छा स्पोर्टिंग नेशन बन सकते हैं। क्रिकेट के मैदान से लेकर कबड्डी के मैदान तक, कोचिंग अकादमियों से लेकर उच्च तकनीक वाली प्रयोगशालाओं तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के खेल संबंध नई दिशा लेते दिखाई दिए हैं। ऐसे में अब ये एक नई पहल इन संबंधों को एक नई ऊर्जा देगी, जो जाहिर तौर पर देश को खेल के मानचित्र पर और सशक्त रूप से सामने रखेगी। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।